वेलकम टू पैरामाउंट कोचिंग। देखिए आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे किया जाता है। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए इससे पहले भी हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको करवाए हैं। जैसे कि हमने करवाया आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन संपर्क विधि द्वारा, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन लेड कक्ष विधि द्वारा, और अमोनिया का उत्पादन हमने करवाया है हैबर विधि द्वारा। अगर आप वो सारे वीडियोस आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं आज ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए ओस्टवाल्ड विधि जो है वो नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करने के लिए ये सबसे सरल और सबसे प्रचलित विधि है ना, सबसे अधिक फेमस है। ठीक है, अच्छा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में यही बनता है कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाता है। तो याद रखेंगे नाइट्रिक अम्ल का, या तो फिर इसका उल्टा ऐसे पूछा जा सकता है कि नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल के उत्पादन की यह सबसे अधिक और प्रचलित विधि है ना। हम इसको समझेंगे इस डायग्राम के सहारे भी इस वीडियो के अंदर, और इसमें रिएक्शंस को भी करते चलेंगे और वो सारे थ्योरी भी लिखेंगे जो एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा निम्न चरणों में होता है। ठीक है, चलिए वो क्या क्या स्टेप हैं एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, देखो पहला स्टेप जो होता है वो कहाँ होता है। पहला स्टेप होता है कैटालिटिक चेंबर के अंदर। ठीक है, इस चेंबर के अंदर, जिसको हम कैटालिटिक चेंबर कहते हैं। यहाँ पर इस चेंबर को आप पहले समझ ले। यहाँ पर ये जो है स्टील का बना एक चेंबर होता है जिसके भीतर प्लेटिनम की जाली लगी होती है, और विद्युत द्वारा यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा इसके भीतर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा करके लगभग 700 से 800 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि रिएक्शंस जो है वो अच्छे तरीके से हो पाए। और यहाँ से हमें इसके भीतर से, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ जो जगह दिख रहा है आपको, यहाँ से हम भेजते हैं इसमें क्या, यहाँ से भेजते हैं अमोनिया शुद्ध रूप में NH3, और प्लस भेजते हैं क्या, वायु शुद्ध रूप में। ठीक है, शुद्ध अमोनिया और शुद्ध वायु जो है वो एंटर करता है कहाँ से, यहाँ से। ये देखिए यहाँ से एंटर करता है। देखिए यहाँ से एंटर करता है शुद्ध अमोनिया और वायु। ठीक है, इसके बाद देखिए ये रिएक्शन जो है वो होता है प्लैटिनम की उपस्थिति में, मतलब प्लैटिनम जो होता है वो एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है। ठीक है, इसके भीतर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चलिए इस रिएक्शन को देख लेते हैं। पहला स्टेप कैटलिस्ट चेंबर के अंदर हो रहा है, तो इसको हम लिख देते हैं। पहला स्टेप जो हो रहा है वो है कैटलिस्ट चेंबर, कैटलिस्ट चेंबर। कैटलिस्ट चेंबर में होने वाला जो रिएक्शंस है वो क्या है, उसको लिख देते हैं। कैटलिस्ट चेंबर के भीतर अमोनिया का वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया, और इसके लिए उत्प्रेरक जो काम आता है, यानी इसके लिए जो उत्प्रेरक काम है वो उत्प्रेरक हम काम में लेते हैं कौन, प्लैटिनम। जो प्लैटिनम की यहाँ जाली लगा होता है वो उत्प्रेरक की तरह काम करता है। और यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो लगभग होता है कितना, 700 से 800 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, यानी यहाँ टेम्परेचर जो होता है वो लगभग होता है 700 से 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया होता है। जब अमोनिया वायु से अभिक्रिया करता है तो यहाँ से बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, और साथ में हमें मिलता है जल H2O। ठीक है, देखो इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप 5 कर दो इसको। ठीक है, ये 4 कर दें, और यहाँ पर भी आप 4 कर दो, 4, और इसको हम 6 कर देते हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, 6H2O। तो अब देखिए यहाँ से, और साथ में साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा भी मुक्त होते हैं। ठीक है, कुछ ऊष्मा मुक्त होता है, क्योंकि काफी ज्यादा टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया हो रहा है, तो यहाँ से हमें कुछ ऊष्मा भी मुक्त होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कैटलिस्ट चेंबर में। दूसरा स्टेप क्या होता है इसका, दूसरा स्टेप चला जाता है कूलिंग चेंबर। दूसरा होता है कूलिंग चेंबर, कूलिंग चेंबर। अब देखो कूलिंग चेंबर यहाँ क्या है, नाम यहाँ पर लिखे नहीं है, लेकिन कूलिंग चेंबर मैं बताता हूँ कहाँ पर है। देखिए कूलिंग चेंबर कहाँ है, कूलिंग चेंबर ये जो आपको दिख रहा है, ये ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है, इसको हम कूलिंग चेंबर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखे नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसको कूलिंग चेंबर कहा जाता है। ठीक है, इसके भीतर क्या होता है, क्योंकि यहाँ से टेम्परेचर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो आगे के रिएक्शन होने के लिए जो इस ऑक्सीडेशन चेंबर में होने वाला रिएक्शन है
उस रिएक्शन को होने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, तो इसकी वजह से ये जो प्राप्त NO है इसको थोड़ा ठंडा किया जाता है और इस कूलिंग चेंबर के भीतर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक है, ठंडा कर दिया जाता है और उसके बाद जो है वो इस रास्ते से भेज दिया जाता है कहाँ, ऑक्सीडेशन चेंबर के भीतर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम ये चीज लिख देते हैं कि कूलिंग चेंबर में, यानी हम यहाँ से लिख देते हैं इसमें प्राप्त NO, इसमें प्राप्त NO को थोड़ा ठंडा कर दिया जाता है ताकि ताकि ऑक्सीडेशन चेंबर में रिएक्शन हो सके, रिएक्शन हो सके, ठीक है। चलिए अगला जो होगा, अगला क्या होगा, अगला चेंबर है ऑक्सीडेशन चेंबर, यानी नंबर 3 पॉइंट जो होगा वो होगा ऑक्सीडेशन चेंबर, ऑक्सीडेशन चेंबर। तो देखिए ऑक्सीडेशन चेंबर के भीतर क्या होता है, ऑक्सीडेशन चेंबर में यहाँ से जो प्राप्त NO है वो ऑक्सीडेशन चेंबर के भीतर NO जो है वो ऑक्सीजन, यानी जो, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन, एक बात बता दें, यहाँ जो ऑक्सीजन होता है वो अमोनिया और वायु का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:10 का रेशियो होता है, 1:10 का रेशियो होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में है वायु, तो वायु की मात्रा इसलिए ज्यादा लिया जाता है ताकि ये ऑक्सीडेशन कक्ष में भी पहुंच सके, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन चेंबर के भीतर यानी ऑक्सीकरण कक्ष के भीतर जो है वो प्राप्त यहाँ से NO और ऑक्सीजन ये आपस में अभिक्रिया करता है और बनाता है NO2, ठीक है। तो चलिए ये रिएक्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं, NO जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, NO2 बना लेता है, ठीक है, NO2 बना लेता है और साथ ही साथ ये ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, तो यहाँ से हमें मिलता है डेल्टा H इज इक्वल टू -90 किलो जूल प्रति मोल, किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। खैर एग्जाम में आप ये नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा। तो NO और O2 मिलकर के क्या बना लेता है, NO2। चलो इसको बैलेंस कर दें, इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पर कर दो क्या, 2 लगा दो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे 2 लगा दो तो 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 2 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ऑक्सीडेशन चैम्बर के भीतर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन चैम्बर में हुआ ऑक्सीजन का NO के साथ अभिक्रिया और बन गया क्या, NO2, ठीक है। अब देखो लास्ट स्टेप जो होगा वो कहां पर होगा, लास्ट स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन चैम्बर के भीतर। अब एब्जॉर्प्शन चैम्बर जो है यानी जिसको हम अवशोषक कक्ष कहते हैं, यहाँ पर देखें यहाँ से जो प्राप्त NO2 है ये इस माध्यम से यानी इस रास्ते से कहां पहुंच जाएगा, इस रास्ते से पहुंच जाएगा आपको एब्जॉर्प्शन चैम्बर के भीतर या एब्जॉर्प्शन टावर के भीतर, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, जल का बौछार कराया जाता है, पानी का बौछार कराया जाता है और पानी से NO2 का रिएक्शन कराया जाएगा, ठीक है। जब पानी से NO2 का रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ से हमें HNO3 यानी प्राप्त हो जाता है, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो चलिए उसको देख लेते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ इसका कि ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि आगे क्या होगा, आगे चला जाएगा एब्जॉर्प्शन चैम्बर के भीतर, ये जो प्राप्त NO2 है एब्जॉर्प्शन चैम्बर के भीतर जाएगा और वो क्या करेगा, इस जल के साथ अभिक्रिया करेगा, जो यहाँ जल के बौछार कराए जा रहे हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं ये जल का बौछार कराया जा रहा है और इस जल के साथ NO2 की अभिक्रिया होगा और क्या बना लेगा, HNO3। तो चलिए अगला क्या होगा यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन टावर, यानी जो नंबर 4 स्टेप होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन टावर, ऑब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन टावर या एब्जॉर्प्शन चैम्बर कह सकते हैं, एब्जॉर्प्शन चैम्बर, ठीक है। तो देखो एब्जॉर्प्शन चैम्बर में क्या होने वाला है, एब्जॉर्प्शन चैम्बर के भीतर जो प्राप्त NO2 था, है ना, प्राप्त जो NO2 है उस पर हम जल का बौछार कराते हैं H2O, ठीक है। जब H2O की अभिक्रिया हम कराते हैं NO2 के साथ तो हमें HNO3 मिल जाता है, ठीक है, HNO3 मिल जाता है, HNO3। इसको हम बैलेंस कर दें और साथ में अच्छा यहाँ से NO का भी निर्माण होता है, अभी इस NO को भी अभी समझाएंगे हम आपको उस डायग्राम के सहारे।
और इसको अगर बैलेंस कर दे तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा दे, यहाँ पर कर दे 3 और यहाँ पर कर दे आप 2, तो 2 नाइट्रोजन हो गए, 2 और 1 3 नाइट्रोजन, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिला, HNO3 नाइट्रिक एसिड। देखो यहाँ से जो नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है, चूंकि हम क्या कर रहे हैं, जल के साथ मिश्रित कर रहे हैं, तो यहाँ से जो नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है वो काफी क्या होता है, तनु होता है। तनु कहने का मतलब है कि उसकी सांद्रता जो होता है वो काफी कम होता है, लगभग 68% के आसपास ही जो होता है वो नाइट्रिक एसिड होते हैं, बाकी जो होते हैं उसके भीतर जल मौजूद होता है। ठीक है, 60 से 68% के आसपास इसमें जो होता है वो नाइट्रिक एसिड होता है। अब इसे सांद्र करने के लिए क्या किया जाए, तो अगला स्टेप जो होगा वो नंबर 5 स्टेप हम कह सकते हैं। जो नंबर 5 स्टेप होगा वो होगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण। देखो सांद्रण के लिए हम क्या करते हैं, सांद्रण के लिए हम करते हैं इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, है ना। इसका सांद्रण यहाँ लिख देते हैं, इसका सांद्रण, इसका सांद्रण H2SO4 द्वारा किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, जिससे जिससे लगभग जिससे लगभग 98% तक सांद्रित सांद्रित नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ H2SO4 जो, चूंकि हमको पता है कि H2SO4 क्या होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, तो इसमें जो जल की मात्रा जो बहुत ज्यादा होता है वो क्या करता है, वो अवशोषित कर लेता है और उसको सांद्रित कर देता है 98% तक। ठीक है, तो ये तो हो गया कंसंट्रेशन। तो ये सारा प्रोसेस था। अब देखो यहाँ पर एक चीज ये बताना था कि यहाँ पर हमें क्या मिला, साथ में नाइट्रिक एसिड के साथ में NO भी बन रहा है। अब देखो ये NO का बनने का प्रोसेस क्या है, NO अगर बनना है तो फिर इस NO का क्या किया जाता है, रिसाइकलिंग कर लिया जाता है, मतलब इसका पुनः यूज कर लिया जाता है। चलिए इसको देखते हैं कि इसका पुनः यूज कैसे होता है, पीछे वाले इसमें चलते हैं। देखिए यहाँ से, यहाँ जो आपको दिख रहा है एक पाइप इस तरफ, यहाँ से HNO3 का निर्माण हुआ, जो इसको यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से देखिए HNO3 जो होता है वो बाहर निकाल लिया जाता है, क्योंकि HNO3 जो होता है वो यहाँ पर बैठ जाता है। ठीक है, HNO3 यहाँ पर चला आता है। ठीक है, ये HNO3 आ गया, लेकिन जो प्राप्त साथ में NO है, वो NO जो है वो यहाँ से इसका पुनः चक्रण कर लिया जाता है इस तरफ से। ये जो NO है इसका पुनः चक्रण हो जाता है। ठीक है, फिर से इसका यूज कर करके, यानी NO का यूज कहाँ हो रहा था, आप देख सकते हैं कि NO का यूज जो हो रहा था वो ऑक्सीडेशन चेंबर, मतलब इसको वापस फिर से ऑक्सीडेशन चेंबर में ला करके इसको फिर से नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी इसको सबसे पहले NO2 में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि हाइबर प्रोसेस में हम उसका रिसाइकलिंग कर रहे थे, है ना, हाइबर प्रोसेस में भी रिसाइकलिंग हो जा रहा था। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि NO का रिसाइकलिंग कर रहे हैं, यानी पुनः चक्रण कर रहे हैं, फिर से इसका यूज कर ले रहे हैं और NO2 का निर्माण कर लेते हैं और उसके बाद नाइट्रिक एसिड का निर्माण हो जाता है, इसको जल के साथ अभिक्रिया कराकर। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस। चलिए अगर कहीं पर थ्योरी छूटा है तो मैं वहां पर लिख देता हूँ, जैसे कैटलिस्ट चेंबर। कैटलिस्ट चेंबर में क्या हुआ कि अमोनिया जो है वो वायु से अभिक्रिया करके प्लेटिनम की उपस्थिति में NO का निर्माण करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और इसके बाद वाले में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एब्जॉर्प्शन टावर में क्या होता है, यहाँ NO की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर HNO3 बनता है या मिलता है, HNO3 मिलता है। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है, और मैं बता दूं इसका PDF जो है वो पूरा लिखित PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।